हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। ये बीए फाइनल ईयर या बीए थर्ड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट सेकंड के लिए मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, अथवा यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थ में अपने युग का शिशु था। डनिंग के इस कथन की समीक्षा कीजिए, अथवा मैकियावेली अपने युग का शिशु था, इसकी विवेचना कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जानने से, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमें इटली की जो स्थिति थी 16वीं शताब्दी में, उसकी थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। उस 16वीं शताब्दी में इटली यानी 5 राज्यों में बटा हुआ था। नेपल्स का राज्य, मिलान का राज्य, रोमन चर्च का क्षेत्र और वेनिस का राज्य, फ्लोरेंस का राज्य, इन पांचों में बटा हुआ था इटली। 5 राज्य थे इटली में और पूरा इटली इन 5 राज्यों में ही बटा हुआ था। और पोप का ज़्यादा बोलबाला था उस समय में। पोप की ही हर बात को माना जाता था। पोप जैसे कहते थे वही धर्म होता था। और पोप का चरित्र भी बहुत अपवित्र था। पोप को ऐसे तो पोप का जीवन पवित्र रहने के लिए था, लेकिन वह उनके जो चर्च थे उनमें से खूब संख्या में सन्यासिनियाँ रहती थी। और जो उनके विरुद्ध बोलता था उनको जला दिया जाता था और उन्हें ये कह दिया जाता था कि यह धर्म के विरुद्ध बोल रहा है, ऐसे कहकर उनको जला दिया जाता था, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता था। 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ, जब सभी ये जैसे मैकियावेली है, इन्होंने अपना लेखन शुरू किया, तो इसके माध्यम से भी वहाँ क्रांति शुरू हुई। और जैसे मार्टिन लूथर है, उन्होंने बहुत सहयोग किया इटली को एक करने में। ऐसे ही सबका बहुत सहयोग रहा, इस कारण से इटली एक हुई और सभी राज्य मिले आपस में। तो इन विचारकों का भी बहुत योगदान था उस समय में इटली को एक करने में। इससे लोगों को मन में क्रांति आई। इन्होंने अपने लेखों में उत्साहित लेख लिखे, जिससे लोगों के मन में क्रांतियाँ जगी और लोगों ने इटली को एक करने में बहुत सहयोग दिया। मैकियावेली को अब देखते हैं हमें। डनिंग ने अपनी रचना ए हिस्टोरी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंशिएंट एंड मेडिवियल में मैकियावेली को अपने युग का शिशु बतलाया है। और मैकियावेली भी 16वीं शताब्दी के ही विचारक थे और उस समय इटली में पुनर्जागरण का काल था। डनिंग ने अपनी रचना में ए हिस्टोरी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंशिएंट एंड मेडिवियल में मैकियावेली को अपने युग का शिशु बतलाया है। साधारणतः प्रत्येक दार्शनिक और राजनीतिक के दर्शन और नीतियों पर उसके देश काल की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। यहाँ भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि उसकी जो उस समय इटली की जो दशा थी उसके मन पे बहुत प्रभाव पड़ा है। परंतु मैकियावेली पर अपनी समकालीन राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक वातावरण की छाप सबसे सुस्पष्ट रूप से अंकित है। इसलिए डनिंग ने विशेष रूप से अपने युग का शिशु कहा है। मैकियावेली ही अपने युग का ऐसा व्यक्ति है, दार्शनिक और पर्यवेक्षक है, जिसने समकालीन परिस्थितियों को सही और यथार्थ रूप में देखा तथा इटालियन समाज का बारीकी से अध्ययन किया है। मैकियावेली को निम्नलिखित तर्कों के आधार पर अपने युग का शिशु कहा जाता है। पुनर्जागरण, शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, इटली का राजनीतिक विभाजन तथा पतन, राष्ट्रीयता की भावना, व्यवहारवाद और व्यक्तिवाद का समर्थन। पुनर्जागरण, मैकियावेली के समय समस्त यूरोप बौद्धिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा था, जिसने मैकियावेली के विचारों को बहुत प्रभावित किया। और पुनर्जागरण संबंधी यह धारणा मैकियावेली के मन में घर कर गई। मानव स्वयं ही अपने जीवन का निर्माता है और यह विश्व विकासशील है और इसमें उन्हीं का अस्तित्व रहता है जो अस्तित्व के लिए ये संघर्ष करते हैं। इटली में यह पुनर्जागरण 16वीं शताब्दी में अपनी सीमा पर था, इसलिए कभी कभी इसे इटालियन पुनरुत्थान भी कह दिया जाता है। इस पुनर्जागरण आंदोलन से मध्यकाल की पारलौकिकता समाप्त होने लगी।
पुनर्जागरण ने चर्च और धर्म की जड़ों पर कड़े प्रहार किए और आंदोलन ने मनुष्य के स्वतंत्र बौद्धिक प्रकाश को प्रोत्साहित किया। मैकियावेली ने चर्च और धर्म की जड़ों पर कड़े प्रहार किए, जिन्होंने तत्कालीन समाज को दूषित रखा था। मैकियावेली ने लिखा है कि हम इटालियन रोम के चर्च और उसके पुजारियों के कारण ही अधार्मिक और बुरे हो गए हैं। यहाँ भी वही बात आती है जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि मैकियावेली ने भी ये लिखा है कि हम इटालियन के रोम के चर्च और उसके पुजारियों के कारण ही अधार्मिक और बुरे हो गए हैं। चर्च के हम एक और बात के ऋणी हैं और यही बात हमारे लिए विध्वंस का कारण है कि चर्च ने हमारे देश को विभाजित कर रखा है और वह अब भी ऐसा कर रहा है। उल्लेखनीय है कि मैकियावेली ने धार्मिक पाखंडों के विरुद्ध जिहाद छेड़ा था। यानी मैकियावेली यद्यपि गणतंत्र का समर्थक था, परंतु इटली की विशेष परिस्थितियों के कारण ही उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था। मैकियावेली का कहना था कि निरंकुश राजा ही इटली की शोचनीय अवस्था को सुधार सकता है। यद्यपि मैकियावेली ने अपने विचार अपने देश की दशा को सुधारने के उद्देश्य से प्रकट किए थे, परंतु उसकी विचारधारा ने बाद में समस्त विश्व को प्रभावित किया था। यानी मैकियावेली के जो भी विचार थे उन्होंने अपने देश की दशा को सुधारने के लिए लिखे थे, देश के निवासियों को मन में क्रांति लाने के लिए लिखे थे, लेकिन वो बाद में सबके लिए ही समस्त विश्व को प्रभावित किया था उन विचारों ने। शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र की स्थापना। मैकियावेली शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र का पक्षधर था और शक्तिशाली शासकों ने सामंतों व उनकी प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का दमन कर निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की थी। इसी समय संपूर्ण यूरोप की यह स्थिति थी। मैकियावेली इटली में एकता व शांति कायम करना चाहता था। इसके लिए वह शक्तिशाली निरंकुश राजा को उपयुक्त मानता था, जो संपूर्ण जनता को राष्ट्रीयता के सूत्र में बांध सके। इटली का राजनीतिक विभाजन तथा पतन। मैकियावेली के जीवन काल में राष्ट्रीय संगठन पूर्णतः नष्ट हो चुका था। वह अनेक स्वतंत्र नगरों और राज्य छोटे छोटे खंडों में बंट गया था। इन राज्यों में 5 विशेष रूप से शक्तिशाली राज्य थे। वो थे नेपल्स का राज्य, मिलान का राज्य, रोमन चर्च का क्षेत्र, वेनिस गणराज्य तथा फ्लोरेंस गणराज्य। ये पांचों भी आपस में टकराव की स्थिति में ही थे। इनमें भी आपस में टकराव होता था और यही नहीं, नैतिक दृष्टि से भी इटली का पतन हो चुका था। वहाँ के लोग किराए के सैनिकों के रूप में लड़ने जाते थे, जो अधिक धन के लालच में किसी भी तरफ बिक जाते थे। सच्चाई और ईमानदारी कहीं भी नहीं थी। चर्च और साम्राज्य दोनों का प्रभाव समाप्त हो चुका था। स्वयं पोप का चरित्र अपवित्रता की सीमा लांघ रहा था। अतः मैकियावेली चाहता था कि इटली को भी एक ऐसा शासक मिले जो पांचों राज्यों को एकता के सूत्र में बांध सके और सुदृढ़ राजतंत्र की स्थापना कर सके। इटली को फ्रांस और स्पेन से सुरक्षित रख सके, जो इटली को हड़पने के लिए तैयार बैठे थे। यानी इटली के जो पड़ोसी देश थे फ्रांस और स्पेन, वो भी इटली को हड़पना चाहते थे, क्योंकि इटली खुद ही 5 राज्यों में बटा हुआ था और उनके जो राजा थे आपस में लड़ते रहते थे, जिसके कारण से जो वो भी उसको हड़पने के लिए तैयार बैठे रहते थे। इसी उद्देश्य को लेकर मैकियावेली ने अपने ग्रंथों द प्रिंस, द डिस्कर्स और द आर्ट ऑफ वार की रचना की थी। राष्ट्रीयता की भावना। मैकियावेली के समय विश्व के सभी देश राष्ट्रीय राज्य को अपनाए जा रहे थे और उनके पीछे निरंकुश शासक का महत्वपूर्ण हाथ था। मैकियावेली ने पाया कि इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस के सुसंगठन एवं संपन्नता के पीछे राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता ही है। यानी कि मैकियावेली ने उस समय देखा था कि इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस के जो फ्रांस से सुसंगठित थे, उनके पीछे राष्ट्रीयता की भावना ही प्रबल थी। यानी जिस देश में राष्ट्रीयता की भावना अधिक होगी, वहाँ का देश सुसंगठित ही होगा। वह अपने इस कार्य के लिए 5 राज्य नेपल्स, मिलान, वेनिस और फ्लोरेंस तथा पोप के
को प्रदेशों को मिलाकर इटली का एकीकरण करना चाहता था। स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता से प्रभावित होकर ही मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता था। व्यवहारवाद और व्यक्तिवाद का समर्थन। इस युग की एक अन्य विशेषता व्यवहारिकता पर बल देना था। जो मैकियावेली ने भी व्यवहारिकता राजनीति पर बल दिया। उसके अनुसार राजा की नैतिकता व्यक्ति की नैतिकता से बिल्कुल भिन्न थी। मैकियावेली ने स्पष्ट कहा कि यदि साध्य अच्छा हो तो राजा को साधनों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार मैकियावेली राजनीति और नीति शास्त्र को एक दूसरे से पृथक करता है और इसके अतिरिक्त उसने मनुष्य को स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बताया। उसने स्वयं के विचारकों की तरह व्यक्तिवाद का भी समर्थन किया है। अपने समय के विचारकों की तरह व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। निष्कर्ष। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मैकियावेली पर तत्कालीन परिस्थितियों व घटनाओं का व्यापक प्रभाव पड़ा था और वह इन्हीं परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए उनका निदान सुझाता है। अतः हम कह सकते हैं कि डनिंग का यह कथन पूर्णतः सत्य है कि प्रतिभाशाली फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थ में अपने युग का शिशु था। ओके स्टूडेंट, ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा यानी अपने मैकियावेली अपने युग का, ये तो अपन ने कर लिया, मैकियावेली का जीवन परिचय, इसको देखेंगे।